हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 11 अक्टूबर 2022 की सेकेंड शिफ्ट का जो यूजीसी नेट ने जो एग्ज़ाम लिया था एनटीए ने, उसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि आंसर की आ गई है उसके अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसे अवश्य देखें, इसे पूरा देखें और इसका जो पैराग्राफ का जो क्वेश्चन है वो हमने नहीं किया है, बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बाकी अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, और अगर आप लोग राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक एपोलॉजी एक संवाद है। निम्नलिखित में से संवाद के पात्र कौन हैं? संवाद के पात्र कौन है, यही पूछा गया है। तो देखिए, जो प्लेटो ने एपोलॉजी पुस्तक लिखी थी वह सुकरात से रिलेटेड थी। सुकरात से रिलेटेड इनकी पुस्तक एपोलॉजी थी और इसके जो पात्र थे वह खुद सुकरात थे और सुकरात के अभियोक्ता थे। ऑप्शन 3 इसमें हमारा सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन योग पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी का प्रयुक्त हुआ? तो वह नागालैंड में पहली बार मतदाता सत्यापन योग पेपर ऑडिट ट्रेल का प्रयोग किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2003 के 92 संविधान संशोधन द्वारा कितनी नई भाषाएं शामिल की गई थी? वर्ष 2003 के 92 संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? तो 4 थी। 4 भाषाएं शामिल की गई थी, जिसमें डोंगरी, मैथिली, बोडो और संथाल, ये 4 भाषाएं शामिल की गई थी 2003 के 92 संविधान संशोधन द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, प्राधान्यवाद या आधिपत्यवाद प्रमुख सत्ता द्वारा विनियमित प्रणाली है। कारण कहता है कि यथार्थवादी सिद्धांत से इसका तात्पर्य किसी बड़ी शक्ति द्वारा अन्य राज्यों के नेतृत्व से लेकर प्रभुत्व तक अपना प्रभाव स्थापित करने से है। तो यहाँ प्राधान्यवाद की बात की गई है और यहाँ की इसकी व्याख्या भी की गई है प्राधान्यवाद की, यानी प्रभुसत्ता की, प्रभुत्व की। तो हमारा जो सही होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला देखिए, हमें सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। और सुमेलित क्या करना है इसमें, देखिए, सिटीजन चार्टर कब कहाँ लागू हुआ था उसका ही मिलान हमें करना है। अगर आपको पता रहा होगा कि भारत का सिटीजन चार्टर लागू होता है 1997 में, तो आप यह क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, क्योंकि देखिए भारत 1997 जो ऑप्शन 3 है बस एक ही ऑप्शन 2 में ही दिया गया है। तो कनाडा का लागू होता है 1995 में, भारत का 1997 में, मलेशिया का 1993 में और फ्रांस का सिटीजन चार्टर आता है 1992 में। हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 2। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचार है जो कि चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रदान किया गया? चेस्टर बर्नार्ड है, उनके विचार को हमें इसमें से चयन करना है। तो अभिधान संतुष्टि साम्य, अभिधान संतुष्टि साम्य, ये चेस्टर बर्नार्ड से संबंधित है। कार्यपालिका के प्रकार की भी बात चेस्टर बर्नार्ड ने की है। अनुबंध तर्क संगतता, देखिए, अनुबंध तर्क संगतता की बात कौन करता है? तो हर्बर्ट साइमन करते हैं, तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन ए में है कि प्राधिकार का स्वीकृति सिद्धांत है उदासीनता का क्षेत्र है, तो ये बात भी करते हैं चेस्टर बर्नार्ड। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए, बी और सी। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा ए, बी और सी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। वे वर्ष 1893 में शिकागो धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए थे। वे कभी अमेरिका नहीं गए? नहीं गए थे, तो ये गलत होगा। वे कहते थे कि मनुष्य सभी पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है। नहीं, विवेकानंद कहते थे कि जो मनुष्य है वह सभी पशुओं से श्रेष्ठ है। और वे आर्य समाज के संस्थापक सदस्य थे।
तो आर्य समाज के संस्थापक सदस्य में शामिल नहीं थे विवेकानंद, तो ये भी गलत होगा। तो हमें सही कथन बताना था स्वामी विवेकानंद के विषय में। तो वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और वे 1893 में शिकागो धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए थे। तो ऑप्शन ए और बी हमारा सी होगा। तो ऑप्शन 3 हमारा सी होगा, ए एंड बी। जो अगला प्रश्न हमारा है, देखिए ऑथर और उनके बुक का मिलान करना है, लेखक और उनकी पुस्तक का हमें क्या करना है, तो मिलान करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन कुछ गलत दिया गया है, इसमें हो सकता है तो आप लोगों को नंबर भी मिल सकता है। इसमें दिया गया है जो आंसर की के हिसाब से, उसमें कैरोरी इलिका है नेशनलिज्म, हंस कोहेन का इसमें नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म दिया गया है, जबकि हंस कोहेन का कौन सा होगा, नेशनलिज्म एंड लिबर्टी होगी। और जो ये म्योर हैं, आर म्योर हैं, इनका होगा नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। तो कहीं वह ऑप्शन वो सही नहीं है, तो इसका देखिए क्या करते हैं सर। इसके थ्रू जो आंसर दिया गया है एनटीए ने जो आंसर दिया है, इसमें एनटीए ने दिया है कैरोल इलिका नेशनलिज्म, हंस कोहेन का दिया गया है नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, आर म्योर का नेशनलिज्म एंड लिबर्टी, और बॉयड सी सेफर का दिया गया है नेशनलिज्म विद रियलिटी। ऑप्शन 4 इसमें सही किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समाजवाद के विषय में इसमें पूछा गया है। तो समाजवाद का आशय समानता है, सही। समाजवाद का आशय क्या है, समानता। समाजवाद का आशय निजी संपत्ति का संचय है। समाजवाद निजी संपत्ति के संचय की बात नहीं करता। समाजवाद का आशय प्रतिस्पर्धा का अपनयन है, यानी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, और समाजवाद का लक्ष्य है पूंजीवाद का अपनयन, यानी पूंजीवाद को समाप्त करना। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा, ए, सी और डी। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग हिंदी के साथ साथ अगर इंग्लिश के शब्द की भी जानकारी रखते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के एकाक शब्द इतने कठिन दिए गए हैं कि शायद उसका अर्थ हम लोग नहीं समझ पाते, पर इंग्लिश का अगर देखेंगे तो इसकी अपेक्षा जो इंग्लिश के शब्द है वो ईजी होते हैं। तो अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इंग्लिश जरूर देखा कीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई मानव विकास की अवस्थाओं को व्यवस्थित कीजिए। कार्ल मार्क्स ने जो मानव विकास की अवस्थाएं बतलाई थी वह कितनी बतलाई थी, 5 बतलाई थी। कार्ल मार्क्स ने जो मानव विकास की अवस्थाएं बतलाई थी वह 5 बतलाई थी, है ना। जिसमें पहले कौन सा आएगा, तो पहले आता है आदिम समाज। आदिम समाज के बाद क्या आया, आदिम समाज के बाद आया दास समाज। दास समाज के बाद आता है सामंती समाज। सामंती समाज के बाद आता है आपका पूंजीवादी समाज, और पूंजीवादी समाज के बाद आएगा साम्यवादी समाज। पहले आता है आदिम समाज, फिर आता है दास समाज, फिर सामंती समाज, उसके बाद पूंजीवादी समाज, और अंत में आएगा आपका 5वें नंबर पे साम्यवादी समाज। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न हमारा, नौकरशाह परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं। नौकरशाह परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था रॉबर्ट के मर्टर 1957 में। अगला प्रश्न है, 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यह पुस्तक किनकी है, यह है बी.डी. सावरकर की। यह पुस्तक है 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बी.डी. सावरकर की पुस्तक है यह। ऑप्शन 3 हमारा सही। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही कथन जो नहीं है उसका चयन हमें करना है। तो सीएजी जो होता है वह सेवाओं हेतु वेतन और अन्य दशाएं संसदीय उपविधि के द्वारा अभिनिर्धारित की जाएगी, यह संबंधित है कैग से।
फिर सीएजी सेवानिवृत्ति के उपरांत आगे न तो भारत सरकार के अधीन अथवा न ही किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी शासकीय पद के योग्य होगा। और सीएजी कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की सिंचित निधि पर भारित किए जाएंगे। सीएजी संघ के लेखा व्यय से संबंधित प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करेगी। तो यह संबंधित नहीं है सीएजी से, तो हमारा ऑप्शन 4 होगा। यह संबंधित नहीं है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। अगला प्रश्न है, उदार लोकतंत्र के संबंध निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत सही है? उदार लोकतंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत सही है? तो देखिए, उदार लोकतंत्र के संबंध में जो सिद्धांत है, सहमति आधारित सरकार है उदार लोकतंत्र। लोगों के प्रति जवाबदेही भी होती है। समाजवाद हेतु उपयुक्त है। उदार लोकतंत्र क्या समाजवाद हेतु उपयुक्त है? तो नहीं। और संवैधानिक सरकार भी है उदार लोकतंत्र में, संवैधानिक सरकार की भी बात की गई है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ए, बी और डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 जो फर्स्ट है हमारा सही होगा ए, बी और डी। अगला हमारा प्रश्न है, निष्क्रिय प्रतिरोध एवं सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? निष्क्रिय प्रतिरोध एवं सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वह सही है? तो निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह का समानार्थी है? नहीं। निष्क्रिय प्रतिरोध शारीरिक प्रतिरोध शारीरिक शक्ति से भयभीत नहीं होता, जबकि सत्याग्रह शारीरिक बल से भयभीत होता है। ये बात भी नहीं की गई। निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है और जबकि सत्याग्रह क्या है? सकारात्मक नैतिकता है। सही है। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का अस्त्र है। सत्याग्रह का आशय कभी भी विरोधी को आतंकित करना नहीं होता है। तो यह भी सही है। तो सी और डी हमारा ऑप्शन सही होगा 3। अगला प्रश्न है, वेरियर एल्विन किससे संबंधित है? तो जो वेरियर एल्विन है वह संबंधित है जनजाति अध्ययन से। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित का हस्ताक्षर करता है, तो इनमें से भारत ने किस पे हस्ताक्षर किया है? तो भारत हस्ताक्षर करता है CEPA। ऑप्शन 3 होगा सेपा। सेपा पे हस्ताक्षर किया है भारत ने। देखिए, सेपा का फुल फॉर्म होगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस पे हस्ताक्षर किया है इंडिया ने। चलिए, तो हमारा ऑप्शन 3 होगा CEPA। अगला प्रश्न है, अब देखिए, इन राजनीतिक विचारकों का जन्म वर्ष के आधार पे हमें क्या करना है? सही अनुक्रम लगाना है। तो यह बहुत ही सरल क्वेश्चन था इस शिफ्ट का, क्योंकि सबसे पहले अरस्तु आएगा और अरस्तु जो दिया है ऑप्शन में बस एक ही जगह दिया है, ऑप्शन ए में, फर्स्ट में। तो पहले आते हैं अरस्तु, देन मैकियावली, फिर हॉब्स के बाद आएंगे आपके लॉक के बाद रूसो। तो ऑप्शन 3 हमारा सही, और ऑप्शन फर्स्ट सही होगा DBECA। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसका हमें सही का और गलत का चयन करना है। तो देखिए, कथन फर्स्ट है कि सत्ता प्रपीड़न का एक उपकरण है और इसका भौतिक प्रभाव है। तो ये गलत है। नहीं, ये सही है ना, इसका भौतिक प्रभाव होता है। तो सत्ता जो है प्रपीड़न का एक उपकरण है और इसका भौतिक प्रभाव है, और सत्ता सहमति पर आधारित होने के बावजूद भी और अधिक प्रभावी होती है। तो यह गलत है। अगर सहमति पर आधारित होगी तो वो अधिक प्रभावी नहीं होगी। तो कथन 1 सत्य है और कथन 2 जो है वह असत्य है। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। देखिए, जो अगला प्रश्न जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयोगों की स्थापना को उसके कालक्रमानुसार क्या करना है? तो हमें व्यवस्थित करना है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वह 31 जनवरी 1992 में आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यह देखिए 89वें संविधान संशोधन द्वारा 89 संविधान संशोधन द्वारा यह 2003 में आता है, पर यह लागू होता है 89वें संविधान संशोधन 2003 में यह लागू आता है, पर यह लागू होता है 2004 में यह लागू होता है। अगला हमारा प्रश्न है, अगला जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है यह 2005 में आता है, पर लागू किया जाता है 2007 में। उसके बाद है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो कि 1993 में लागू होता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पे हमारा सही होगा। पहले नंबर पे राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जन, उसके बाद आएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में। फिर आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो कि 2003 में आता है, पर 4 में लागू होता है। और फिर आएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो कि 2007 से लागू हुआ, 2005 में आया था। जो अगला हमारा प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा व्यक्तिगत अभिविन्यास के 3 घटकों को शामिल करता है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा व्यक्तिगत अभिविन्यास के 3 घटकों को शामिल करता है, जिसमें है संज्ञानात्मक अभिविन्यास, भावात्मक अभिविन्यास और मूल्यांकनपरक अभिविन्यास। तो इन तीनों को शामिल किया है राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में आमंड और पावेल द्वारा शामिल किया गया है। आमंड और पावेल द्वारा। ऑप्शन 3 हमारा सही है। अब देखिए, हमें यहाँ सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें उपबंध और अनुसूचियाँ दी गई हैं। देखिए, जनजाति क्षेत्रों और जनजाति पर प्रशासन नियंत्रण, यह है 5वीं अनुसूची में। राजभाषाओं की सूची तो 8वीं अनुसूची। ये भी इजी क्वेश्चन था। देखिए, अगर आपको भाषाओं की सूची के बारे में पता था तो आप आसानी से कर लेते, क्योंकि इसका भी ऑप्शन एक ही जगह दिया गया है। तो बी का 4 होगा। संघवर्ती राष्ट्र में जो सूचियाँ तीनों दी गई हैं वह 7वीं अनुसूची में दी गई हैं, इसका 3 होगा। और संघ और राज्य मंत्रियों के द्वारा ली जाने वाली जो आवश्यक शपथ है वह है 3री अनुसूची में। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही है? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। जनजाति क्षेत्र की जनजाति प्रशासन पर नियंत्रण 5वीं अनुसूची में। राजभाषा की सूची है 8वीं। सूचियों के संघ राज्य समवर्ती 7वीं। और संघ और राज्य मंत्रियों के द्वारा ली गई शपथ 3री सूची में है, 3री अनुसूची में। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, परिनारीवाद पद निम्नलिखित में से किसकी निर्मित है? परिनारीवाद पद, ये जो परिनारीवाद पद शब्द है, इसको किसके द्वारा कॉइन किया गया, ये पूछा गया है। तो ये दिया है इस शब्द को फ्रैंकिस डी यूवोन ने। ऑप्शन 1 हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसमें से यह बतलाना है जो सुमेलित है। सही सुमेलित का चयन हमें करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में, यह सही सुमेलित है। WHO लंदन, गलत है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय रोम में, यह भी सही है। और IEAE न्यूयॉर्क में, तो यह गलत है। तो हमारा आंसर सही होगा ए और सी, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के समान अनिवार्य उपबंध निम्नलिखित में से जो है उनका चयन करना है। यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें ऐसे इनका चयन करना है जो कि दोनों में समान रूप से हो। तो देखिए, पंचवर्षीय चुनाव, तो पंचवर्षीय चुनाव देखिए जो होता है ग्राम पंचायत में भी होता है और नगर पंचायत में भी। तो यह सही है। 73वां जुड़ा है ग्राम पंचायत से, 74वां संविधान संशोधन जुड़ा है नगर पंचायत से। पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण की बात इसमें नहीं की गई है। महिलाओं हेतु आरक्षण यह नगर पंचायत में भी है और ग्राम पंचायत में भी, और नगर पंचायत केवल 74वें संविधान संशोधन में है। तो यह भी गलत हो जाता है। हम लोग को समान चयन करना है जो कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अनिवार्य रूप से उपबंधित है। तो पहला होगा पंचवर्षीय चुनाव और दूसरा होगा महिलाओं हेतु आरक्षण, जो 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। तो हमारा होगा ऑप्शन 4, ए और सी। नेक्स्ट है, देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है, उसका चयन करना है जो कि सही ढंग से सुमेलित है। तो ऑपरेशन राहत
यह यमन से संबंधित है। वंदे भारत मिशन श्रीलंका से नहीं, ये कोविड-19 से संबंधित था, जो कि यूक्रेन से भारत को नहीं, कोविड-19 से संबंधित था वंदे भारत। और ऑपरेशन मैत्री जो है वह नेपाल से संबंधित है। ऑपरेशन सुकून इराक से संबंधित नहीं है। तो हमारा सही होगा ऑपरेशन राहत यमन और ऑपरेशन मैत्री नेपाल। ए और सी हमारा सही है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया? आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत दिया है सुदीप्ता कविराज ने। सुदीप्ता कविराज आधुनिकता के संशोधनवादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, व्यक्तिवादी लेखकों के मतानुसार निम्नलिखित में कौन से प्रकार राज्य को निष्पादित करना चाहिए? व्यक्तिवादी लेखकों के मतानुसार कौन से प्रकार या कार्य हैं जो राज्य के द्वारा निष्पादित करना चाहिए? तो राज्य आंतरिक कानून और व्यवस्था का अनुसरण करे, संपत्ति के संबंध में नियम बनाए। तो संपत्ति के संबंध में नियम बनाने की बात व्यक्तिवादी लेखक नहीं मानते हैं। विदेशी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करे, यह भी राज्य का कारण है। यानी राज्य को उन्होंने क्या कहा है? तो पुलिस का, राज्य को पुलिस कार्य हेतु चयन करते हैं व्यक्तिवादी। और उस प्रकार के पारस्परिक समझौते जो कि विधिक रूप से वैध है उन्हें लागू करें। तो ये इतना कार्य राज्य के बतलाते हैं कौन? तो व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी जो है वह आंतरिक कानून व्यवस्था राज्य बनाए रखे, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करे और उस प्रकार के पारस्परिक समझौते जो कि विधिक रूप से वैध है उन्हें लागू करे। इतने कार्य मानते हैं व्यक्तिवादी लेखक राज्य के। तो ऑप्शन 2 हमारा होगा ए, सी और डी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? इनमें से जो सही है उसका चयन हमें करना है। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित करता है, सही है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों एवं नगर पालिकाओं निकायों का चुनाव आयोजित करता है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होता है तो निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होता है। तो ये गलत होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंध में किसी भी प्रकार का जो विवाद होता है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुलझाया जाता है। और डी में दिया गया है कि निर्वाचन आयोग मतदान, मतगणना, चुनाव परिणाम की घोषणा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, ए, बी। देखिए, हमें यहाँ क्या करना है? तो सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो हेनरी किसिंजर की पुस्तक है ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी। केनेथ वाल्श की है मैन द स्टेट एंड वार। अमिताभ आचार्य की है मल्टीप्लेक्स ऑर्डर। और जोसेफ नाई की है द फ्यूचर ऑफ पावर। हेनरी किसिंजर की पुस्तक है ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी। केनेथ वाल्श की है मैन द स्टेट एंड वार। अमिताभ आचार्य की मल्टीप्लेक्स ऑर्डर और जोसेफ नाई की द फ्यूचर ऑफ पावर। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। अगला हमारा प्रश्न है, कथन 1 और कथन 2। टैगोर और गांधी पहली बार शांति निकेतन में मिले थे। टैगोर या गांधी पहली बार गुरुकुल के कांगड़ी में मिले थे। तो इनमें से कोई एक ही कथन सही होगा, क्योंकि पहली बार मिलने की बात की गई है। या वे शांति निकेतन में मिले होंगे या गुरुकुल कांगड़ी में। तो इसमें फर्स्ट कथन, जो पहला कथन है कि टैगोर और गांधी पहली बार शांति निकेतन में मिले हैं, तो एक सत्य है और 2 कथन जो है वह असत्य है। हमारा ऑप्शन 3 होगा, कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। देखिए, अगला प्रश्न है, अधिकारों के किस सिद्धांत में दावा किया गया है कि अधिकार अविभोज्य होते हैं और इन्हें व्यक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अंतर्भूत होते हैं, उनकी पूर्ववर्तीता समाज और राज्य से पहले है। इनकी पूर्ववर्तीता समाज और राज्य से पहले है। तो ये बात किया गया है नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत में। नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत में यह दावा किया गया है कि जो अधिकार हैं वह अविभाज्य होते हैं, इन्हें व्यक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। अधिकारों को व्यक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये अंतर्भूत होते हैं और इनकी पूर्ववर्तीता जो है वह समाज और राज्य से पहले की है।
तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा, नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत। अगला जो हमारा प्रश्न है, लॉक के राजनीतिक दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। लॉक के राजनीतिक दर्शन से संबंधित जो नहीं है, लॉक का विचार जो नहीं है, उसका हमें चयन करना है। तो देखिए, प्राकृतिक की अवस्था शांति और पारस्परिक सहयोग की थी, ये कथन मानते हैं लॉक। संपत्ति का अधिकार समाज से पूर्व विद्यमान था, यह भी बात करते हैं लॉक। टू टिटाइज ऑफ गवर्नमेंट श्रृंखला का प्रथम निबंध जो था वह फिल्मर के जो पुस्तक थी पृथ्वीयार का, उसका खंडन करने हुए खंडन हेतु समर्पित था, तो यह भी सही है। और राज्य का अंतिम स्रोत मानव की आत्मरक्षा का अधिकार है, तो ये बात लॉक नहीं बल्कि कौन करता है, तो हॉब्स के द्वारा यह बात की गई है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, यह लॉक से संबंधित राजनीतिक विचार या राजनीतिक दर्शन नहीं है। अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिए सूची 1 का सूची 2 से हमें क्या करना है, तो मिलान करना है। तो समतावादी कौन है, समतावादी है जॉन रॉल्स। उदारवादी लिबर्टेरियन है रॉबर्ट नॉजिक। लोकप्रिय संप्रभुता की बात कौन करते हैं, तो लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं रूसो। और लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक है कार्ल मैनहीम। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक है कार्ल मैनहीम। ऑप्शन हम लोग का सही होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन टू हम लोग का सही होता है। अगला प्रश्न है, देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो हमें क्या करना है, अभिकथन का और कारण का देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, एकात्मक मानववाद का दर्शन दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। एकात्मक मानववाद का दर्शन दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है, यह सही है। दीनदयाल उपाध्याय ने साम्यवाद को अस्वीकृत किया, जिसमें व्यक्तिवाद को विशाल हृदय विहीन यंत्र के भाग के रूप में कुचल दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ने साम्यवाद को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि साम्यवाद में व्यक्तिवाद को विशाल हृदय विहीन यंत्र के भाग के रूप में क्या कर दिया गया है, तो कुचल दिया गया है। तो यह भी कथन सही है, पर देखिए ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यानी जो कारण है वह एक ही कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सत्य है, पर जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। तो इसमें से हमें क्या करना है, सही सुमेलन का चयन करना है। तो ओएनजीसी विदेश ये दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। आतंक के विरुद्ध युद्ध जीसीसी ये गलत है। सैन्य शक्ति राष्ट्रीय शक्ति के तत्व ये सही है। और द साइलेंट स्प्रिंग ये केनेथ वॉल्ट की नहीं है, तो हमारा सी होगा ए और सी, ऑप्शन 2। अब देखिए, हमें BR अम्बेडकर द्वारा जो लिखित पुस्तक है उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी घटते क्रम में, पहले से बाद की तरफ। तो देखिए, पहले में आएगा हम इनकी जो पुस्तक है कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये पहले नंबर पे आएगी। उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ द रूसी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, थर्ड नंबर पे ऐसे सेकेंड नंबर पे आएगी। थर्ड नंबर पे एलिएशन ऑफ कास्ट है, और फोर्थ नंबर पे थॉट ऑन पाकिस्तान। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। पहले नंबर पे कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। सेकेंड नंबर पे है द प्रॉब्लम ऑफ द रूसी इट्स ओरिजिन, रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। उसके बाद है आपका एनिलेशन ऑफ कास्ट, और सबसे लास्ट में आएगा थॉट ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट वाला सही होता है। अगला प्रश्न है लोहिया की युक्ति है, यानी लोहिया के विचार को पूछा गया इसमें। तो स्वतंत्रता और रोटी अपार्थक्य है। स्वतंत्रता और रोटी क्या है, अपार्थक्य है, तो ये सही है। मानव समाज से विषमता उन्मूलन शब्द क्रांति में से एक था, ये भी सही है। यदि समाजवाद की व्याख्या 2 शब्दों में करनी हो तो ये शब्द समानता और समृद्धि होगी, ये बात करते हैं लोहिया जी।
और आधुनिक युग में समानता की इच्छा सदृश होने की इच्छा का रूप ले ली है, न कि समानता का। तो ये भी बात किया गया है लोहिया जी के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए बी सी डी, यानी चारों सही है। ऑप्शन 4 सही होगा हमारा, कि ये चारों जो शब्द हैं, चारों जो विकल्प हैं, ये सभी लोहिया की युक्ति है, यानी लोहिया के विचारों से संबंधित ये चारों कथन हैं। तो ऑप्शन 4 हम लोग का सही होगा। देखिए, भारत की विदेश नीति में 3C फार्मूला किस सरकार में लागू होता है? तो 3C फार्मूला है वह लागू होता है नरेंद्र मोदी सरकार में। कल्चर, कॉमर्स और कॉन्टिटी, ये तीनों जो फार्मूला है सी का, ये नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया। अगला प्रश्न है द राइट्स ऑफ मैन। यह पुस्तक देखिए रिपीटेड है। द राइट्स ऑफ मैन पुस्तक है थॉमस पैन की। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, थॉमस पैन की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? जिसका चयन, जो इसमें से सही सुमेलित है उसका हमें क्या करना है? तो चयन करना है। तो देखिए, इसमें जो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर नियंत्रण संविधा जो है 1966, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधा 1966 में, ये सही है। दिव्यांगजन अधिकार अभिसमय 2000 गलत है। बाल अधिकार अभिसमय 1989, तो ये सही है। और आर्थिक समाज अधिकार पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल 2006, ये गलत है। तो सही कथन का चयन करना है, तो हमारा सही होगा ऑप्शन 2 ए और सी, यानी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधा 1966 में होती है और बाल अधिकार अभिसमय जो है वह 1989 है। ए और सी जो है हमारा कथन सही होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर राज्य जल विवाद ढंग से सुमेलित है? निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय जल विवाद से सही ढंग से सुमेलित है। तो देखिए, कावेरी जल विवाद संबंधित है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से। नर्मदा जल विवाद संबंधित है एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से। और कृष्णा जल विवाद संबंधित है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। तुंगभद्रा जल विवाद तमिलनाडु और केरल से संबंधित है, तो ये गलत है। तो ए, बी और सी यानी ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। यह तीनों संबंधित है, जल विवाद सही ढंग से सुमेलित है। अगला प्रश्न है इनमें से किसकी अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 का गठन हुआ? देखिए, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। तो अनुशंसा पर, किसकी अनुशंसा पर सतर्कता आयोग 1964 का गठन होता है? तो यह संथानाम समिति के अनुशंसा पर सतर्कता आयोग का 1964 में क्या होता है? तो गठन होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है इसका देखिए हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, ये गरीबी एवं भूख से संबंधित है। मार्शल योजना यूरोपीय पुनरुत्थान से संबंधित है। जो 77 समूह है यह संबंधित है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से। और जो गेट है वह संबंधित है विश्व व्यापार संगठन से। तो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है उसका हमें चयन करना है। तो देखिए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये हंटिंगटन का है। क्लासिकल थ्योरी इनका नहीं है। द एंड ऑफ हिस्ट्री फुकुयामा का है। ग्रीन पॉलिटिक्स थियरी, ये गिटन्स का नहीं है। तो ए और सी हमारा सही होता है, ऑप्शन 3। देखिए, ये भी क्वेश्चन एकदम ईजी था। अगर आपको ये पता होता कि ये सभी को पता होगा द एंड ऑफ हिस्ट्री किसकी है? फुकुयामा की। अगली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए, यहाँ पे सिर्फ सी एक ही जगह दिया गया है, ऑप्शन 3 में ही बस सी दिया गया है, बाकी कहीं नहीं। तो अगर कोई और आपको नहीं भी पता होता तो आप कर, वैसे ये भी सबको पता होगा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन का है। देखिए, अगला प्रश्न है भारत में गांधी के पहले आश्रम को चिन्हित कीजिए। तो भारत में जो गांधी जी द्वारा आश्रम पहला बनाया गया था वह था कोचरब आश्रम, ऑप्शन 3। फिनिक्स आश्रम जो था इन्होंने यहाँ साउथ अफ्रीका में बनवाया था। पहला आश्रम इनका यही था, पर भारत में कोचरब आश्रम होगा। अगला प्रश्न है नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए, यह पुस्तक का नाम गलत दिया गया। यहाँ इम्पेरियलिज्म होगा, इम्पेरियलिज्म, कैपिटलिज्म नहीं होगा। तब ये
KN एनक्रुमा की होगी अगर यहाँ पर इम्पेरियलिज्म होता तब। ये क्वेश्चन ही गलत है। तो नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पेरियलिज्म जो है वह KN क्रुमा की है। ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है उदारवाद के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो उदारवाद के तत्व हैं इसमें देखिए, किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अधिकार होना चाहिए, ये उदारवादी मानते हैं। मनुष्य तार्किक प्राणी है, यह भी संबंधित है उदारवाद से। समाज बहुल नहीं होना चाहिए, समाज बहुल नहीं होना चाहिए, नहीं ये गलत होगा क्योंकि ये बहुलवाद की बात करते हैं उदारवादी, समाज को बहुल रूप में स्वीकार करते हैं। और यह संविधानवाद में विश्वास करते हैं, तो सही है उदारवाद संविधानवाद में विश्वास करता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा A, B और D। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं में शास्त्रीय भाषा परिस्थिति प्रदत्त कौन सी भाषा है जिन्हें शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। तो शास्त्रीय भाषाओं में देखिए संस्कृत, तमिल, कन्नड़, ये तीनों है, हिंदी नहीं है शास्त्रीय भाषाओं में। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन 2 A, B और C। अगला प्रश्न है ऑरेंज रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो ऑरेंज रेवोल्यूशन है यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो ऑरेंज रेवोल्यूशन है ये संबंधित है यूक्रेन से, यूक्रेन से संबंधित है। और यह 2004 और 5 में हुआ था। 2004-5 में ऑरेंज रेवोल्यूशन होता है जो कि संबंधित है यूक्रेन से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार करते हुए उन्हें कालक्रमानुसार क्या करना है, तो व्यवस्थित करना है। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए नक्सलवाड़ी आंदोलन, नक्सलवाड़ी आंदोलन कब होता है, तो 1967 में। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1918 का है। चंपारण 1917 का है। और खिलाफत जो है 1919 का है। तो पहले नंबर पे कौन आएगा, पहले नंबर पे आएगा हमारा चंपारण, फिर आएगा खेड़ा, देन आता है खिलाफत आंदोलन और सबसे बाद में नक्सलवाड़ी आंदोलन। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है देखिए निम्नलिखित में कौन से प्रकार्य नगर पालिकाओं हेतु भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में अधिकथित है या उल्लेखित है। तो किनकी बात की गई है नगर पालिकाओं हेतु भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में, किन प्रकार्यों की। तो देखिए शहरी गरीबी उन्मूलन, तो जो नगर के गरीबी शहर का गरीब का उन्मूलन की बात की गई है। आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु नियोजन की भी बात की गई है। सड़क और सेतु की भी बात की गई है। लोक सुरक्षा सेवाएं यह संबंधित नहीं है 12वीं अनुसूची से। तो A, B और C, ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, A, B और C। अगला प्रश्न है अरबिंदो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। अरबिंदो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। देखिए वे राष्ट्र राज्य सिद्धांत को व्याख्यात करते हैं, तो गलत है, वे राष्ट्र राज्य सिद्धांत को व्याख्यात नहीं करते। वे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को व्याख्यात करते हैं, तो यह सही है। वे राष्ट्रवाद को धार्मिक आकांक्षाओं एवं नैतिक वृत्ति के रूप में मानते हैं, तो यह भी सही है। वे राष्ट्र को मात्र भौगोलिक सत्ता मानते हैं, गलत है। उन्होंने कभी भी राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा नहीं की, तो यह भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें B और C, ऑप्शन फर्स्ट B और C हमारा सही होगा। अगला है देखिए भारत में पंचायती राज हेतु जो गठन समितियों का गठन हुआ था उसको काल क्रमानुसार क्या करना है हमें, तो व्यवस्थित करना है। पंचायती राज से हेतु संबंधित जो समितियां थी। तो देखिए इसका अगर हम लोग देखिए जो GVK राव समिति है, GVK राव समिति आती है 1985 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। बलवंत राय मेहता जो है ये समिति आती है 1957 में। और LM सिंधवी जो है वह 1986 की। तो पहले नंबर पे कौन आएगी, बलवंत राय मेहता समिति कब आती है 1957 में।
उसके बाद आती है आपकी अशोक मेहता समिति जो आती है 1977 में। फिर आएगा GV राव समिति 1985 में। और सबसे लास्ट में आती है आपकी एल एम सिंघवी समिति 1986 में। ऑप्शन 3 हमारा, सॉरी ऑप्शन 3 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने एक ईस्ट नीति को किस सम्मेलन में घोषित किया? एक ईस्ट नीति, जो लुक ईस्ट नीति थी उसको चेंज करके नरेंद्र मोदी सरकार ने आसियान सम्मेलन 2014 में एक ईस्ट नीति के रूप में घोषित किया। किस सम्मेलन में? तो आसियान शिखर सम्मेलन 2014 में। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक लोक प्रशासन CPA के बारे में निम्नलिखित से कौन से सही कथन है? तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में कौन से कथन है सही? तो देखिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया, व्यवहारिक भूमिका और प्रभाव पर केंद्रित है, तो यह सही है। और तुलनात्मक प्रशासनिक समूह CAG वर्ष 1963 में गठित होता है, यह भी सही है। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान एसोसिएशन द्वारा वित्त पोषित था, यह गलत है। और FW रिक्स जो थे वह तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के अध्यक्ष इसके आरंभ से वर्ष 1970 तक रहे थे, तो यह भी सही है। तो हमारा सही होगा A, B और D। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा A, B और D। अगला प्रश्न है, नेतृत्व आयोग, नेतृत्व अन्योन्य, लीडरशिप इन द एक्टिविटी, नेतृत्व अन्योन्य उद्देश्यों हेतु स्वेच्छा से संघर्ष करने के लिए लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि है। जो नेतृत्व अन्योन्य है वह उद्देश्यों हेतु स्वेच्छा से संघर्ष करने के लिए लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि है। यह किसका कथन है, यह किसकी युक्ति है? तो यह G.R. टेरी की युक्ति है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, G.R. टेरी। देखिए अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से क्या अभिप्राय है? तो राज्य के पास लोगों के जीवन को और अधिक समृद्धिपूर्ण बनाने की आशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होता है हमारा। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट डहल के मतानुसार निम्नलिखित में कौन से राजनीतिक संस्कृति के अभिविन्यास का प्रकार नहीं है? रॉबर्ट डहल के मतानुसार निम्नलिखित में से राजनीतिक संस्कृति के अभिविन्यास, मैकांग गंगा सहयोग MGC किसने आरंभ किया? तो मैकांग गंगा सहयोग आरंभ किया गया अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस वर्ष पेश किया गया? संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया 1968 में। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ये जो युद्ध है उनका हमें क्या करना है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध जो हुआ था वो हुआ था फरवरी 2022 से शुरू होता है, हुआ अब तक चल ही रहा है। और रूस जॉर्जिया युद्ध यह 2008 का है। यूरोमैडन रेवोल्यूशन यह है 2014 का। और ऑरेंज रेवोल्यूशन इसे हमने पहले देखा था, एक बार पूछा गया था किससे संबंधित है, यूक्रेन से संबंधित था, 2004-05 का है यह ऑरेंज रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले आ जाता है ऑरेंज रेवोल्यूशन, देन आता है रूस जॉर्जिया युद्ध 2008 का, फिर यूरोमैडन रेवोल्यूशन जो है वह 2014 का, और रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 का। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने तार्किक प्रत्यक्षवाद को नीति निर्माण एवं साधन साध्य संबंध के अध्ययन में शामिल किया है? किसने तार्किक प्रत्यक्षवाद को नीति निर्माण एवं साधन साध्य संबंध के अध्ययन में शामिल किया है? तो हर्बर्ट साइमन ने। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, और हर्बर्ट साइमन ने। अगला प्रश्न है, हमें क्या करना है? अब देखिए, हमें सूची 1 का सूची 2 से चयन करना है। तो देखिए, पुस्तक हिंदुत्व दी गई है, तो हिंदुत्व किसकी पुस्तक है? हिंदुत्व है सावरकर की। और
देखिए एप्ली होगा, एप्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, यह पुस्तक है जयप्रकाश नारायण की। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म लोहिया की पुस्तक है। और कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यह पुस्तक है बी आर अम्बेडकर की। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन 4 सही होता है, 2143। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कि मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी, यह मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी है। किसकी पुस्तक है? डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी जो पुस्तक है ये रूसो की पुस्तक है। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल भारत के 9 स्तंभों में शामिल किए गए हैं? डिजिटल भारत के 9 स्तंभों में शामिल किए गए हैं सभी के लिए सूचना, शीघ्र फसल कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, देश के केवल मेट्रो शहर को आपस में जोड़ना नहीं, केवल मेट्रो शहर को आपस में जोड़ने की बात नहीं की गई है डिजिटल भारत के 9 स्तंभों में। तो ए, बी और सी हमारा सही होगा, चौथा नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 सही होगा, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है, देखिए फास्ट टैग डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी से संबंधित है, और लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव से। प्रोजेक्ट मौसम राजीव गांधी से संबंधित नहीं है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ये मनमोहन सिंह से संबंधित नहीं है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है नरसिम्हा राव से, प्रोजेक्ट मौसम है नरेंद्र मोदी से। तो हमारा सही होगा ए और सी। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है, ए और सी। अगला प्रश्न है, देखिए ऑथर और बुक उनका हमें मिलान करना है, लेखक और उनकी पुस्तकें। तो देखिए फ्रैंकिन और फ्रैंकल एंड एम.एस. राव की पुस्तक है डोमिनेंस एंड द स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया। डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक है फ्रैंकिन एंड फ्रैंकले एंड एम.एस. राव की। उसके बाद है आपका रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की है द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। आशुतोष वारसेट की है बेस्ट हाफ वन। और सुदीप्ता कविराज की पुस्तक है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडियन स्टेट। ऑप्शन हमारा सही होगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक विकास प्रशासन का प्रामाणिकता चिन्ह यानी हॉलमार्क नहीं है? विकास प्रशासनिक का प्रामाणिकता चिन्ह यानी हॉलमार्क नहीं है। तो देखिए जो विकास प्रशासन है वह परिवर्तनमुखी है, लक्ष्योन्मुखी है और परिणामोन्मुखी है। वह यथा स्थिति उन्मुखी नहीं है, यानी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में वह रहे। यह विकास प्रशासन का हॉलमार्क या प्रमाणिक चिन्ह नहीं है। तो ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है, परिवर्तनमुखी है, तो यथास्थिति कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, हाँ देखिए पारी नारीवाद, इको नारीवाद, फेमिनिस्ट यानी पारी नारीवाद जो संबंधित है यह चिपको आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, हेगल के अनुसार युद्ध को किसी बुराई के रूप में नहीं बल्कि एक सद्गुण के रूप में समझना चाहिए। तो यह सही है। युद्ध दैवी विचार की विडंबना को प्रभाव तरीके से प्रदर्शित करता है, यह भी बात करते हैं हेगल। युद्ध किसी व्यक्ति स्वार्थी अहमवाद को नष्ट करता है, यह भी बात करते हैं युद्ध के विषय में हेगल। युद्ध की अवस्था राष्ट्र को अपनी वैयक्तिकता के साथ सर्वशक्ति संपन्नता को दर्शाता है, तो यह भी बात की गई हेगल द्वारा। मानवता हेतु युद्ध कभी भी आवश्यक नहीं होता और बंदूक का आविष्कार एक संयोग है नहीं, क्योंकि हेगल जो है वह आम मनुष्यों के लिए युद्ध को आवश्यक मानते हैं। तो ऑप्शन ई हमारा गलत हो जाएगा, बाकी ए बी सी डी जो है वह सही होगा। देखिए ए बी सी डी, ऑप्शन फर्स्ट। अगला हमारा प्रश्न है, नव लोक प्रशासन की संकल्पना उत्थान एवं वृद्धि निम्नलिखित में से प्राप्त की जा सकती है। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो उसके विकास में संबंधित है उसकी बात की गई है।
उत्थान और वृद्धि से संबंधित है। देखिए, लोक सेवाओं हेतु उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967 ये संबंधित है। मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1988 सेकेंड, तो देखिए मिन्नोब्रुक सम्मेलन जो फर्स्ट था वह संबंधित था नौलोक प्रशासन से, ये नहीं होगा। फिर लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ ट्रेबुलेंस 1971, अशांति काल में लोक प्रशासन जो है यह भी संबंधित है नौलोक प्रशासन के उत्थान से। तो हमारा सही होगा ए, सी और डी, ऑप्शन 4। अगला है देखिए, बर्नी की पुस्तक नहीं है, तो फतवा जहादारी बर्नी की पुस्तक है, तारीख फिरोज शाही भी इनकी पुस्तक है, जवाबी भी इनकी पुस्तक है। पर जो अकबरनामा है यह इनकी पुस्तक नहीं है, अकबरनामा है अबुल फजल की पुस्तक। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है? बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय है ढाका में। ऑप्शन 4 सही होगा हमारा, ढाका में। अगला प्रश्न है देखिए, हमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो देखिए इसमें सबसे जो इजी है, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन कब होता है? 1887 से 1926 तक का काल होता है राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का। अच्छा, सी का 4 दो जगह दिया गया है ना, सी का 3 बस देखिए एक ही जगह दिया गया है ऑप्शन 2 में, ये सही होगा हमारा ऑप्शन 2। उसके बाद देखिए प्रशासन के सिद्धांत, तो प्रशासन का सिद्धांत आता है 1927 से 1937 तक। उसके बाद हमारा चुनौतियों का काल था 1938 से 1947 तक। पहचान की संकट का काल है 1948 से 1970 तक। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखिए, इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द आइकोस से व्युत्पन्न है और नॉर्वे के दर्शन शास्त्री एनएनएस ने पारिस्थितिकीवाद को सतही और गहन पारिस्थितिकीवाद में विभाजित किया है, तो ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। इकोलॉजी शब्द का ग्रीक शब्द आइकोस से उत्पत्ति हुई है। इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द आइकोस से हुई है, ओइकोस से। और नॉर्वे के जो दर्शन शास्त्री है एनएनएस ने, उन्होंने पारिस्थितिकीवाद को सतही और गहन पारिस्थितिकीवाद में विभाजित किया है। तो ऑप्शन ए सही होता है फर्स्ट हमारा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द आइडियल ऑफ नेशनलिज्म के पुस्तक के लेखक है? तो द आइडियल ऑफ नेशनलिज्म पुस्तक है हंस कोहेन की पुस्तक है। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। केनेथ वाल्स थे, तो केनेथ वाल्स क्या थे? तो केनेथ वाल्स थे नव यथार्थवादी। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, केनेथ वाल्स थे नव यथार्थवादी। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो पुस्तक सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है जॉन स्टुअर्ट मिल की, जेएस मिल की। आउटलाइन ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट है हिगल की। द जर्मन आइडियोलॉजी है कार्ल मार्क्स की। और लेटर ऑन टॉलरेशन है जॉन लॉक की। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होता है 2143। अगला जो क्वेश्चन है, किसने कहा कि आप चाहे इसे संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से संबोधित करें, इससे संविधान के उद्देश्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, राजेंद्र प्रसाद ने यह बात की है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो जो सही है उसका हमें क्या करना है, तो सुमेलन करना है। तो देखिए हन्ना आरेंट द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये देखिए ये हन्ना आरेंट की पुस्तक नहीं है। जैक दरिडा की द पोस्ट कार्ड है। फ्रेंच फैनन की द रेस्ट ऑफ द अर्थ है। एंटोनियो ग्राम्स की द ह्यूमन कंडीशन नहीं है, देखिए उल्टा दिया गया। हन्ना आरेंट की पुस्तक है द ह्यूमन कंडीशन और एंटोनियो ग्राम्सी के द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस। तो हमारा सही होगा बी और सी। ऑप्शन 2 सही होगा, बी और सी। हन्ना आरेंट जैक दरिडा की द पोस्ट कार्ड और फ्रेंच फैनन की द रेस्ट ऑफ द अर्थ। ऑप्शन 2 हमारा सही हुआ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मैरी वाशरक्राफ्ट द्वारा लिखित नहीं है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि मैरी वाशरक्राफ्ट की पुस्तक नहीं है? तो डिस्कोर्सेस ऑन एजुकेशन
ये नहीं है मैरी वॉशरक्राफ्ट की। ऑप्शन 4 हमारा सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है, उत्तर आधुनिकतावाद बहुलवाद को स्वीकृति प्रदान करता है और उत्तर आधुनिकतावाद अधिआख्यानों की आलोचना करता है। तो ऑप्शन बी और सी हमारा सही होगा। ऑप्शन 2 बी और सी सही है। देखिए अगला प्रश्न है, पंडिता रमाबाई ने अपना शारदा सदन शिक्षागृह किस वर्ष खोला था? तो 1889 में। 1889 में पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की थी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा, 1889 में। अगला जो प्रश्न है, देखिए नीचे कथन दिए गए हैं और कारण दिया गया है, उनका हमें क्या करना है? तो उनके अभिकथन और कारण के अनुसार आंसर देना है। तो थॉमस जेफरसन इस बात पर अड़िग थे कि केवल राजनीतिक कारणों से सरकारी कर्मचारी को पदच्युत नहीं किया जा सकता। तो ये सही है। थॉमस जेफरसन तो है इस बात का विरोध किया था इन्होंने कि सरकारी कर्मचारी जो है वह केवल राजनीतिक कारणों से अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। और कारण कहता है कि दुराचरण सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत करने का न्याय संगत आधार है। केवल राजनीतिक कारण नहीं है, यहाँ राजनीतिक कारण की बात की गई है, यहाँ दुराचरण की। तो ऑप्शन इसमें 2 सही होता है हमारा। ए और आर दोनों सही है, पर आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करती है। आंसर की के अनुसार है हमारा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित किस वर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ऑप्शन 4 होगा हमारा। 2015 में इसकी शुरुआत होती है। देखिए अगली जो पुस्तक है हमारी, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक है किसकी? तो ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार किया कि राजनीतिक उपस्कर के रूप में उदार लोकतंत्र शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा? यह किसका विचार है कि राजनीतिक उपस्कर के रूप में जो उदार लोकतंत्र है वह शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा? तो यह कथन था जेरेमी बेंथम का। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, जेरेमी बेंथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यह संधि देखिए कब कब होती है, इसका हमें क्या करना है? कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहले जो लाहौर घोषणा होती है 1999 की, लाहौर घोषणा 1999 में। आगरा समिट 2001, ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों से संबंधित था। शिमला समझौता होता है 1971 में और इंडस सिंधु जल संधि जो होती है यह 1960 में। तो सबसे पहले सिंधु जल संधि